So, very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of Smart Kid. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम रोजाना बैंक एग्जाम्स को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मैं कुछ दिनों की छुट्टियों पे जा रहा हूँ, तो आज की क्लास रिकॉर्डेड होने वाली है। जो क्लास अभी आप लाइव देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉडल पीडीएफ के न्यूज को, ठीक है। तो अपडेटेड क्लास चल रहा है। 11 दिसंबर का ऑलरेडी आपको पीडीएफ आज शाम तक मिल जाएगा, यानी कि लास्ट डे शाम तक मिल जाएगा, और उसी न्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 11 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉकड्रिल पीडीएफ के न्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। देखते हैं भैया किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। सो ट्रंप सेलेक्ट्स फार्मर्स एजुटेशन सपोर्टर हरमीत के ढिल्लो एज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स। तो आपको पता है यहाँ पे ट्रंप जी का अपॉइंटमेंट हो चुका है एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ यूएसए, है ना। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? जो बाइडेन साहब को रिप्लेस कर रहे हैं। जो बाइडेन साहब को ये रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आपको याद हो, इनकी कैंपेन मैनेजर सुसी विल्स को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन में अपॉइंट किया गया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया था। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। याद रखना ये इनका सेकंड टेन्योर भी होने वाला है, सेकंड टेन्योर भी होने वाला है यूएसए के अंदर। दो टेन्योर से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट, है ना, मतलब यूएसए के अंदर दो टेन्योर से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट सत्ते पे नहीं आ सकता है ना, पोस्ट पे नहीं आ सकता है। एंड 4 सालों का टेन्योर होता है, 4 इयर्स का एक टेन्योर होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सो यहाँ पे हरमीत के ढिल्लो अपॉइंटेड एज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स, है ना। तो यूएसए के सिटीजन्स के सिविल राइट प्रोटेक्शन के लिए एक पोस्ट है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स। अनाउंस किया गया है किसे? हरमीत के ढिल्लो, जो कि इंडियन अमेरिकन सिटीजन है, जो कि इंडियन अमेरिकन सिटीजन है। इससे पहले भी कुछ पोस्ट थे जिनमें इंडियंस को अपॉइंट किया गया था, इंडियन अमेरिकन सिटीजन्स को अपॉइंट किया गया था। तो शी इज फोर्थ इंडियन ओरिजिन टू बी नॉमिनेटेड इन द ट्रंप 2.0 कैबिनेट। तो ट्रंप का जो सेकंड टेन्योर शुरू हो रहा है, यहाँ पे चौथे इंडियन अमेरिकन है, ये चौथे इंडियन अमेरिकन है जिनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। इंडियन अमेरिकन है जिनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, ठीक है। आइए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएलए रविंद्रनाथ महातो was elected as the speaker of 6th झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पे देखिए झारखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अपॉइंट हो रहे हैं। कौन है ये? तो एमएलए है ना, जिनका नाम है रविंद्रनाथ महातो। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जेएमएम। तो रविंद्रनाथ महातो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस पार्टी से ये एमएलए जीत चुके हैं, मतलब एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे झारखंड के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका स्पीकर इनको अपॉइंट किया गया है। ऑल्सो राहुल नार्वेकर, ये बीजेपी एमएलए है, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, और एमएलए के पोस्ट पे हैं, इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ 15th महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 15th महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र किससे? राहुल नार्वेकर। एंड झारखंड के अंदर लेजिस्लेटिव के स्पीकर किसको अपॉइंट किया जा रहा है? रविंद्रनाथ महातो जी को। आपसे एग्जाम में, है ना, कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट इज अजय सेठ गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू एज मल्होत्रा बिकम्स आरबीआई गवर्नर। तो अभी आपको याद हो 25th गवर्नर कौन थे? 25th गवर्नर थे, 25th गवर्नर थे कौन? शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास आरबीआई के 25th गवर्नर थे। एंड सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका था, सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर इन्हीं का था, ठीक है। अब 26th गवर्नर कौन अपॉइंट हो रहे हैं? संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी। अगर मैं पूछूं पहले गवर्नर कौन थे इंडियन, तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। एंड पहले
गवर्नर अगर मैं पूछ रहा होता, इंडियन गवर्नर नहीं पूछ के मैं सिर्फ गवर्नर पूछता, तो आप ओ स्मिथ लगाते। सो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है अजय सेठ, जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है। इनको एक एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है रेवेन्यू सेक्रेटरी का। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? संजय मल्होत्रा, क्योंकि संजय मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया है एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। अजय सेठ ऑनर्ड विद प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 2013। तो आप देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल काफी ज्यादा बेहतरीन है, इस वजह से इनको प्राइम मिनिस्टर्स एक्सेलेंस अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी नवाजा गया था 2013 के अंदर। सो अजय सेठ प्रेजेंट इनके पास पोर्टफोलियो है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी का। इनको एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है रेवेन्यू सेक्रेटरी का, क्योंकि अब तक रेवेन्यू सेक्रेटरी थे संजय मल्होत्रा जी। अब संजय मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया है एज अ 26 गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिप्लेसिंग, ही विल रिप्लेस किसको? शक्तिकांता दास जी। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही है। घाना's फॉर्मर लीडर जॉन ड्रामनी महामा हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यहां पे देखिए, है ना, घाना के एक फॉर्मर लीडर है, ठीक है, जिनका नाम क्या है? जॉन ड्रामनी महामा। इनको घाना का नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जा रहा है। यानी कि यहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए होंगे और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विनर किसको अनाउंस किया गया है? तो जॉन ड्रामनी महामा जी को। सो जॉन ड्रामनी महामा विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ घाना, ठीक है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? नाना उकुफू आडो। नाना उकुफू आडो जी को रिप्लेस करेंगे कौन? जॉन ड्रामनी महामा। कहां पे? तो घाना के प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, घाना के प्रेसिडेंट के रूप में। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स से रिलेटेड क्या कह रहा है? तो माधव गडगिल विंस यूएन हाईएस्ट ग्रीन अवार्ड, ठीक है। ऐसे लोग जो कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट ग्रीन अवार्ड दिया जाता है। तो यहां पे इस साल कुछ और लोगों को भी यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट ग्रीन अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जिसमें से एक माधव गैडगिल भी होने वाले। आइए, सो माधव गैडगिल named one of 6 champions of the earth 2024 by United Nations Environment Program in lifetime achievement category। तो देखिए, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024 अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। टोटल 6 विनर्स हैं। 6 विनर्स आपको अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में 6 अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे। याद रखना, ये यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट ग्रीन अवार्ड है, यूएन का हाईएस्ट ग्रीन अवार्ड है, हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड आप कह सकते हैं, एनवायरमेंट अवार्ड है, ठीक है। ये अवार्ड देता कौन है? तो ये अवार्ड देता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करेगा। तो माधव गैडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है। अनदर सोनिया ग्वाजजरा ब्राजील के मिनिस्टर है, इंडिजिनियस पीपल्स के लिए फाइट करती हैं, पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया जा रहा है। एमी बावर्स कॉर्डेलिस एक इंडिजिनियस पीपल्स राइट एडवोकेट फ्रॉम यूएसए, इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में गैब्रियल पॉन, ये रोमानियन एनवायरमेंट डिफेंडर है। इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में एंड लू क्वी एक चाइनीज साइंटिस्ट है, इनको साइंस एंड इनोवेशन के कैटेगरी में। ऑल्सो सिक्किम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, इनको एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी में। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया जा रहा है। गैडगिल याद रखना वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के हेड रह चुके हैं 2011 के अंदर, ठीक है। तो इनको कौन सी कैटेगरी में? लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में माधव गैडगिल को, है ना, ही इज अमंग द 6 विनर्स ऑफ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम देती है। नेक्स्ट न्यूज, साजी एन करून चूजन फॉर डीसी डैनियल अवार्ड 2023। तो डीसी डैनियल अवार्ड 2023 की बात हो रही है। तो साजी एन करून, इनको डीसी डैनियल अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है, इनके लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए मलयालम सिनेमा के अंदर। तो मलयालम सिनेमा के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन
के देखते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया जा रहा है। जेसी डैनियल अवार्ड जो है ये हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है जिसकी शुरुआत केरला गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें 5 लाख का विनिंग प्राइज मिलता है। जूरी मतलब जो जूरी होती है भैया, है ना, जो ये डिसाइड करती है किसको ये अवार्ड दिया जाएगा, तो जूरी को लीड किया गया था टीवी चंद्रन, जो कि 2022 के जेसी डेनियल अवार्ड विनर भी रह चुके हैं। साजी यानी कि साजी अनकरून नाउ सर्व एज चेयरमैन ऑफ केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि करंट पोर्टफोलियो इनका आपको मेंशन किया गया है। बात को समझिए, तो साजी अनकरून, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन इन द मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री को देखते हुए इनको कौन से अवार्ड से नवाजा जा रहा है, तो जेसी डैनियल अवार्ड से नवाजा जा रहा है। जेसी डैनियल अवार्ड की शुरुआत कौन कर रही है, केरला गवर्नमेंट कर रही है। इसमें 5 लाख का आपको अवार्ड दिया जा रहा है। इस साल जो जूरी थी इसको लीड कौन कर रहे थे, इनको लीड कर रहे थे टीवी चंद्रन, जो कि 2022 के विनर हैं किसके, तो इस पर्टिकुलर जेसी डेनियल अवार्ड के। आइए नेक्स्ट न्यूज इज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड शाइन्स एट थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024। सो यहां पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इनको ऑनर किया जा रहा है 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड से एट द थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024। 2 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया जा रहा है। पहला इज इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट अवार्ड, है ना, इनका पायनियरिंग वर्क फेंडर अरेंजमेंट इन टर्ग्स एंड सबमरीन्स, तो टर्ग्स एंड सबमरीन्स के फील्ड में इनका जो बेहतरीन काम है। टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है फॉर इंप्लीमेंटिंग एन इनोवेटिव मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग रिट्रैक्टेबल थ्रस्टर्स इन डाइविंग सपोर्ट वेसल्स। ठीक है, तो 2 अलग अलग कैटेगरी में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अवार्ड मिल रहा है एट द थर्ड पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। सीएमडी है हेमंत खत्री साहब। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। सो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ले PLFR, फीमेल हाँ फीमेल FLFP है ना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से रिलेटेड एक डेटा आया है। ठीक है, और ये डेटा कौन प्रेजेंट कर रहा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कर रहा है PLFS। ठीक है, आइए देखते हैं इसने क्या कहा। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस ऑफ, है ना, PLFS 2017-18 से लेकर 2022-23 के डेटा को रिलीज किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इसे को ऑथर किया गया है शमिका रवि एंड मुदित कपूर, यानी कि इस रिपोर्ट को ऑथर किया गया है इन दोनों के द्वारा। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये इस पर्टिकुलर पीरियड में इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर। वेरी लो लेवल ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो देखा गया है बिहार, पंजाब एंड हरियाणा के अंदर, जो कि पार्टिसिपेट कर रही है वर्क फोर्स के अंदर। अगर मैं रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करूं तो ये 41.5% बढ़ा है इस पर्टिकुलर पीरियड में, है ना। अर्बन की बात करूं तो ये 25.4% बढ़ा है इसी पर्टिकुलर पीरियड में, जो कि पहले 20.4% था। इन टर्म्स ऑफ एज फीमेल LFPR फॉर्म्स अ बेल शेप कर्व पीकिंग टू कीपिंग एट 30 से 40 इयर्स ऑफ एज एंड डिक्लाइनिंग शार्पली आफ्टर। मेल FPR की बात हो रही है तो रिमेन्स हाई नियरली 100% फ्रॉम एज 30 से 50, डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली देयरआफ्टर। लोएस्ट फीमेल FPR अमंग नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करूं तो लोएस्ट LFPR जो है ओवरऑल बिहार, पंजाब, हरियाणा में। अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करूं तो पंजाब एंड हरियाणा में। अमंग ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूं तो ये बिहार हो जाएगा। हाईएस्ट फीमेल LFPR अमंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात हो रही है। इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को को ऑथर किया गया है 2 लोगों के द्वारा, शमिका रवि एंड मुदित कपूर, जहां पे बताया जा रहा है कि 2017-18 से लेकर 2022-23 के बीच में कितनी महिला कौन से स्टेट में वर्किंग कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, काम कर रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के थ्रू यहां पे कंडक्ट किया जाता है। तो यहां पे QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग एक रिपोर्ट आई है भैया, आइए देखते हैं। सो QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग रिपोर्ट आई है जहां पे बताया जा रहा है कि IIT दिल्ली ने इसे टॉप किया है। अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूशन में IIT दिल्ली ने टॉप किया है, जिसमें IIT दिल्ली की रैंक ओवरऑल 171 है। इंडिया
में आईटी दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे आपको आईटी खड़गपुर, थर्ड पे आईटी बॉम्बे, फोर्थ पे आईटी कानपुर एंड फिफ्थ पे आईटी मद्रास। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने टॉप किया है इसको, सेकंड नंबर पे ईटीएच ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। रैंकिंग जो है ये बेस होता है यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस अक्रॉस तीन कैटेगरी, पहला है गवर्नेंस, दूसरा है सोशल इंपैक्ट एंड तीसरा है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो यहां पे क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग रिलीज की गई है, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं है, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है। कौन सी देश की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि सस्टेनेबल मेथड्स को इंप्लीमेंट कर रही है ना, अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में। तो इसमें इंडिया की तरफ से आप देखोगे आईटी दिल्ली ने टॉप किया है, ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 171, इंडिया में इसकी रैंकिंग पहली है, दूसरे नंबर पर आईटी खड़गपुर, थर्ड पर आईटी बॉम्बे, फोर्थ पर आईटी कानपुर, फिफ्थ पर आईटी मद्रास। ग्लोबली टॉप कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। बट यही अगर मैं पूछता क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग तो आप बोलते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड न्यूज। क्या कह रहा है आर्यांका सबलिंका, अगर आपको याद हो 2024 में इन्होंने 4 टाइटल्स जीते हैं, जिसमें 2 ग्रैंड स्लैम है, 2 एटीपी फाइनल्स के टाइटल है, ठीक है। तो आर्यांका सबलिंका जो कि बेलारूस से बिलोंग करती है, टेनिस टूर्नामेंट टेनिस प्लेयर है, हैज बीन वोटेड एज द विमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर। तो प्लेयर ऑफ द ईयर, अभी अगर आपको याद हो हमने हॉकी में पढ़ा था, है ना, हरमनप्रीत सिंह को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड पीआर सीजेस को मिला था। वैसे ही क्रिकेट में भी मिलता है बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, है ना, विमेन्स कैटेगरी में अलग, मेंस कैटेगरी में अलग। और टेनिस में भी आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। तो आर्यांका सबलिंका बिकम विमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर, और ये पहली बार इस टाइटल को जीत रही है। इन्होंने 4 टाइटल जीते हैं 2024 में, ठीक है। ईगा स्वाटिक वॉन दिस टाइटल इन 2022-23, है ना। तो आर्यांका सबलिंका ने पहली बार ये टाइटल जीता है प्लेयर ऑफ द ईयर। अब इससे पहले देखो कि 2022-23 में ईगा स्वाटिक ने जीता था, ठीक है। सबलिंका की बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था इन्होंने, साथ ही साथ इन्होंने यूएस ओपन जीता था, ठीक है। सबलिंका ने सिंसिनाटी ओपन इन अगस्त 2024 भी जीता है, वुहान ओपन भी जीता है, एंड बिकम फर्स्ट वुमेन टू विन इवेंट 3 टाइम्स। डबल्स टीम ऑफ द ईयर जो है सारा ईरानी एंड जैस्मिन पाउलिनी को मिला है। मोस्ट इंप्रूव प्लेयर का टाइटल एमा नेवारो को मिला है। कमबैक प्लेयर का टाइटल पॉलो बडोसा को मिला है। न्यू कमर का टाइटल लुलू सुन को मिला है, ठीक है। ध्यान से, तो आर्यांका सबलिंका बेलारूस से बिलोंग करती है, ठीक है। पहली बार विमेन टेनिस एसोसिएशन की द्वारा इनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि 2024 में इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम एंड 2 दूसरे टूर्नामेंट जीते थे, वन इज वुहान एंड वन इज सिंसिनाटी ओपन इन अगस्त 2024, ठीक है। ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो यूएस ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था, याद रखना ये पहली बार जीत रही है ना। इसके अलावा 2022-23 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ईगा स्वाटिक ने जीता था। नेक्स्ट इज मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट। जितिन प्रसाद इनॉग्रेट्स 4 एडिटर ऑफ आईआईजीएफ, है ना, आईआईजीएफ यानी कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 4th एडिशन हुआ कहां पे, भारत मंडपम में। भारत मंडपम आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं, तो जितिन प्रसाद जो कि मिट्टी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आइए, सो जितिन प्रसाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर है मिट्टी के अंदर। इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहां पे, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। थीम इस बार का क्या हो जाएगा, इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर रहा है ये पर्टिकुलर समिट, आप कह सकते हैं। एम्पावरिंग कनेक्शंस, लीगल एंड रेगुलरिटी फ्रेमवर्क, रेस्पॉन्सिबल एआई का इस्तेमाल, बिल्डिंग अ ग्रीनर एंड सस्टेनेबल इंटरनेट एंड ट्रस्ट एंड सेफ्टी। तो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर रहा है। आईआईजीएफ यानी कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इंडियन चैप्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है ना, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का भी एक ऐसा ही सिमिलर फोरम है जिसे हम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। तो फिर से समझते हैं, मिट्टी मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को इनॉग्रेट किया है। 4th एडिशन है भारत मंडपम में न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है।
5 अलग अलग टॉपिक्स पे ये बात करेगी, जैसे रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्डिंग अ ग्रीनर एंड सस्टेनेबल इंटरनेट, ट्रस्ट एंड सेफ्टी, इंपावरिंग कनेक्शन, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। थीम है इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस का भी एक बॉडी है जिसे हम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम के नाम से जानते हैं, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 2021 में, उसका ही इंडिया वाला वर्जन होने वाला है। Next news is Rajasthan government. Sorry. Next news is नरेंद्र मोदी has inaugurated the Rising Rajasthan Global Investment Summit. तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने दो चीज इनॉग्रेट की है. वन इज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, अदर वन इज राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो. कहाँ पे? जयपुर के अंदर. थीम है रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल एंड रेडी. The summit hosted 12 sectoral session and 8 country session on various themes. प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव एंड एमएसएमई कॉन्क्लेव were also held as part of the event. है ना? तो इस इवेंट दो चीजों को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है जयपुर के अंदर. रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी इसका थीम है. प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव एंड एमएसएमई कॉन्क्लेव भी इस इवेंट का पार्ट होने वाला है. नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, याद रखना. अगला स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से रिलेटेड है. पीएम पोषण स्कीम. पीएम पोषण स्कीम आपको पता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? पीएम पोषण स्कीम है ना, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मील्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में लोगों को. ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है फूड मटेरियल कॉस्ट का. ठीक है, फूड मटेरियल कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करेगी पीएम पोषण स्कीम के अंतर्गत. आइए, सो सेंटर विल बियर एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹4 to 5.62 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25, यानी कि 24-25 की बात हो रही है, ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इन फूड मटेरियल कॉस्ट अंडर पीएम पोषण योजना. इस पर्टिकुलर योजना के अंदर भैया, under this, one hot cook meal is served to 11.70 crore students studying in बाल वाटिका जिनकी उम्र 3 से 5 साल है, and classes 1 to 8 in 10.24 लाख गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स. तो यहाँ पे इस पीएम पोषण स्कीम के अंदर 11.70 करोड़ वन हॉट कुक मिल जो है प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को जो कि बाल वाटिका में पढ़ रहे हैं 3 से 5 साल की उम्र में. ऑल्सो 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे है ना जो 10.24 लाख गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे मिल्स प्रोवाइड की जाएगी. मटेरियल कॉस्ट इनहांस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप. ये जो मटेरियल कॉस्ट है भैया डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट होने वाली है. जैसे प्राइमरी के लिए एंड बाल वाटिका क्लासेस के लिए ₹6.19 होने वाला है. अब ये कितना, पहले कितना था? 5.45. अपर प्राइमरी 6 से 8 साल की क्लासेस के लिए 9.29. पर मिल कॉस्ट आफ्टर एडिंग ऑल कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा? 11.54 हो जाएगा बाल वाटिका के लिए एंड 16.74 अपर प्राइमरी के लिए. सेंटर ने 26 लाख मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया. किसके जरिए? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए, जहां पे 9,000 करोड़ का पर एनम सब्सिडी भी मिल रहा है. पीएम पोषण स्कीम जिसे अर्ली हम मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं, पीएम पोषण स्कीम को कंटिन्यू किया गया था और भी 5 सालों के लिए 2025-26 तक इसे कंटिन्यू किया गया था. टोटल बजट था 54,000 करोड़. ठीक है, जिसमें सेंटर का शेयर, टोटल बजट आप देखोगे सेंटर इतना था, स्टेट का शेयर इतना था. सेंट्रल गवर्नमेंट टू बियर एडिशनल कॉस्ट ऑफ अबाउट ₹45,000 करोड़ ऑन फूड ग्रेन्स. ये भी बात याद रखनी है. टोटल जो स्कीम का बजट हो गया इसका मतलब कितना हो गया? तो आप देखोगे 54 यहाँ पे सेंटर, 45 यहाँ पे सेंटर, 31 यहाँ पे स्टेट, तो टोटल 1,30,794 करोड़. तो ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है फूड मटेरियल्स के अंदर, है ना, फूड मटेरियल्स के कॉस्ट में जो महंगाई देखने को मिल रही है, इसके लिए आप देखो तो सेंटर जो है एडिशनल कॉस्ट बियर करने को तैयार है 425.62 करोड़. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 में. बट यहाँ पे ये कॉस्ट जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है. ठीक है, पीएम पोषण योजना 2025-26 तक चलेगी. एमओयू कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो नीति आयोग WEP यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पार्टनर्स विद अर्बन कंपनी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. तो यहाँ पे नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. हमेशा चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. तो नीति आयोग की एक विंग है जिससे हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं. ये अर्बन कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही है. अर्बन कंपनी आपने देखा होगा इसके काफी सारी एडवर्टीजमेंट जिसमें आप सैलो बुक करते हो तो बाल काटने वाला आपके घर पे आ जाता है, तरह तरह की चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें.
पार्टनर टू एम्पावर विमेन सैलो एंड ब्यूटी पार्लर ओनर्स, ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर ओनर्स एंड विमेन सैलो ओनर्स को यहाँ पे एम्पावर करने की बात हो रही है। जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, लॉन्च पायलट टू सपोर्ट विमेन एमएसएमईज टू स्केल अप द बिजनेस अंडर इट्स अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव। Women entrepreneurs will be offered training across 6 key ecosystem needs. As per a study by Microsafe Consulting, there are 4 key sectors with 1 lakh plus women MSMEs: beauty and wellness, textile manufacturing, retail, trade and food and beverage. Women in Entrepreneurship Program incubated in Niti Aayog in 2018 as an aggregator platform. It transitioned into a PPP model यानी कि Public Private Partnership Model in 2022, ठीक है। ध्यान से समझना, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, हमारे देश में जितने भी पॉलिसीज इनिशिएट की जाती है उसके पीछे की सोच नीति आयोग की है, ठीक है। चेयरमैन पर्सन हमेशा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नीति आयोग की एक प्रोग्राम है जिसका नाम है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसे इनिशिएट किया गया था 2018 के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करना शुरू कर देती है 2022 में। तो यहाँ पे WEP प्लस अर्बन कंपनी कोलैबोरेट कर रही है ताकि इनको वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, एमएसएमईज को एम्पावर किया जाएगा, विमेन सैलून जो है, ब्यूटी पार्लर्स जो है, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग स्किल सेट में, ठीक है। मिसलेनियस न्यूज डिस्कस करते हैं। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस अभी हमने डिस्कस किया, जिस वजह से 2 कॉन्क्लेव भी इनॉग्रेट किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पे? जयपुर के अंदर। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम है माउंटेन सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडैप्टेशन एंड यूथ। 78th यूनिसेफ फाउंडेशन डे। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो यूनिसेफ का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन से वाला? 78th वाला। कब? 11 दिसंबर को। SM कृष्णा एक वेटरन पॉलिटिशियन है, ठीक है। ये फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं कर्नाटका के, महाराष्ट्र के अंदर गवर्नर भी रह चुके हैं एंड महाराष्ट्र के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रह चुके हैं। सॉरी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रह चुके हैं, इनकी फॉरेन मिनिस्टर, इनका देहांत हो रहा है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स यानी कि जो एक ये फॉर्मूला 1 रेसिंग है, कौन जीत रहे हैं? तो लैंडो नॉरिस। कृष्णा वेनी संगीता निरंजनम, है ना, ये आपको विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। सो ये था हमारा आज का न्यूज, ठीक है, जिसमें आज हमने डिस्कस किया 11 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल PDF के न्यूज को, ठीक है। दिस क्लास, ये जो क्लास आपने देखा, ये रिकॉर्डेड क्लास है जो आपको एज यूजुअल 8 बजे मिल जाएगी, है ना, 13 तारीख सुबह 8 बजे, ठीक है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, जिसके बाद जिस दिन भी मैं वापस लौटूंगा प्रोबेबली 18 को, तो उस दिन हम लोग मैराथन लेंगे, जिस मैराथन में हम प्रीवियस तीन दिन की चीजें मिस होंगी, तो 3 दिन की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए मैं शिवम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।